नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू का क्लियो हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके हैं। किसका? भैया कृषि का कर चुके हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था जिस पर टिकी है उसका कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग बढ़ रहे हैं वो लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि जो हमारे देश की मुख्य फसलें हैं उनके बारे में जान रहे थे। हम खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलों पर आ चुके थे, जिसमें हमने गन्ने के बारे में, तिलहन के बारे में जान लिया था। और अब आज आगे की फसलों को आज आगे जानते हैं। तो जो शुरू करेंगे तो भैया नया वीडियो है। और जब हम सुबह पहले उठते हैं तो सबसे पहले चाय ग्रहण करते हैं। तो चाय के साथ ही आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो चाय ठीक है, बहुत लोगों की प्रिय चीज जो है, सबसे प्रिय चाय है। ठीक है, सब घरों में जाते ही सबसे पहले पूछते हैं चाय लेंगे कॉफी लेंगे। तो लोग कहते हैं, कभी कभार कुछ लोग तो ऐसे होते हैं चाय तो घर पे भी पीते ही हैं, कॉफी पिला दो आप ठीक है, तो बहुत से लोग कॉफी वाले होते हैं, पर जो ज्यादा लोग पीते हैं वो चाय पीते हैं। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण। रोपण कृषि क्या है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की जो फसल है वो उगाई जाए, उसे रोपण कृषि कहा जाता है। तो चाय क्या है? एक रोपण कृषि का उदाहरण है। मतलब पूरे बड़े एरिया में क्या है, सिर्फ और सिर्फ चाय उगाई जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा है, पूरे इतने बड़े क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ चाय का ही उत्पादन किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे। ये पेय पदार्थ की फसल, पेय मतलब पीने के योग्य है। तो ये चाय का कप भी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है और आप जरूर ये चाय पी लीजिएगा। और इसे कौन लाया था? अंग्रेज भारत में लाए थे। ये चाय, ये सब अंग्रेजों की ही देन है। आपको मैं बताना चाहूंगा टोबैको, टोबैको जिसे बोला जाता है, जिसपे ये लिखा जाता है कि इट इज इंजरियस फॉर हेल्थ, ठीक है, शरीर के लिए हानिकारक है। ये तंबाकू भी पहले भारत में नहीं था, पर जब 1498 में कौन आया था? पुर्तगाली भारत में आए थे, पोर्टुगीज भारत में आए थे। उसके बाद से वही ये तंबाकू भारत में लेकर के आए और उनको लत लगा गए भारत वालों को, खाओ खाओ खाओ। ठीक है, कुछ नहीं, पान मसाला है, खाओ खाओ। तो पान मसाले के चक्कर में अब हमारी जो सड़कें हैं ना वो बिल्कुल लाल पीली हो रही है। कोई कहाँ थूकता है, कोई कहाँ थूकता है। तो पुर्तगालियों को तो एक बार पकड़ के मारना चाहिए। बोले हमारी सड़कों को गंदा करने वाला कोई है ना तो तुम लोग ही हो। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। तो देखो, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, ये लोग कहते हैं ना। तो अब अंग्रेजी अमेरिका का सबसे ज्यादा हम लोग ही बोलते हैं। उसी प्रकार से वो बागान लेके तो जाएंगे नहीं साथ में, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो अब वो लेकर के तो जाएंगे नहीं। तो बागान की जो मालिक है अब कौन है? भारतीय ही मालिक है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। क्या बोला है? उष्ण और उपोष्ण पढ़ा दिया भैया, उष्ण और उपोष्ण के बारे में। ठीक है, ह्यूमस तो थोड़ी सी जो मिट्टी की उर्वरता है वो अच्छी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? ढलान होनी चाहिए। जैसे कि इसमें आप देखो ढलान वाले क्षेत्र में, तो ढलान वाले क्षेत्र में क्या होगा कि पानी है ना, पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। तेज बारिश है ना, तेज बारिश की जरूरत इसको नहीं है। इसको जो बौछारें पड़ती है, रिमझिम बरसा पानी, तो रिमझिम वाला पानी है ना वो उसी को चाहिए। तो इससे क्या होता है? देखो, जैसे कि ये मान लो ये सीढ़ी है, जैसे कि आपको इस चित्र में भी दिख रहा है। तो जब क्या होता है, जैसे बारिश हुई तो पानी यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, अब वो इकट्ठा नहीं होगा। सीढ़ी की तरह यहाँ पे नीचे 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 आता जाएगा। तो नीचे नीचे पानी गिरता जाएगा और एक एक पत्ती को वो क्या है, उसका भरपूर पोषण पानी का मिलेगा। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोशर, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। तो क्या बोला है? पाला रहित। ठीक है, पाला रहित, तो इसको बिल्कुल पानी की जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यकता इसको होती है, नमी की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। क्या बोला है? बौछारें, भारी वर्षा नहीं होनी चाहिए, भारी वर्षा तो बर्बाद कर देगी। बौछारें होनी चाहिए, जो रिमझिम बरसती है बारिश पूरे साल बरसे, और उसी से क्या होगा, सही इनको सहायता मिलेगी। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। श्रम सघन उद्योग का मतलब है बहुत लेबर इंटेंसिव काम है, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। पूरे काम में लेबर की ही जरूरत होती है, बहुत मेहनती लोग ये लोग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अंटिया क्या है, चाय की पत्तियां भर भर करके कट्टे में सिर पर उठा करके ले जा रही है। लेबर की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में, मतलब सही क्वांटिटी में क्या है, सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। सस्ता मतलब चीप चाहिए, और कुशल मतलब एक्सपर्ट भी चाहिए। अब भैया जब कोई एक्सपर्ट चीज ले रहे हो, अच्छी चीज ले रहे हो, पैसा तो लगेगा ना, पर इनको क्या है, एक्सपर्ट भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, कहां बोला भैया इन्होंने? सबसे पहले तो ये रहा असम, असम में, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में जो ये वाला देखो, पश्चिम बंगाल यहां तक फैला हुआ, ये बात बहुत से बच्चों को ध्यान रखनी है। पश्चिम बंगाल यहां तक बिल्कुल सिक्किम को टच कर रहा है, यहां तक फैलाओ। तो जो यहाँ पे पहाड़ियां है उसमें बहुत यूज होता है। तो दार्जिलिंग हो गया,
पाईगुडी जिलों की पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल, और तमिलनाडु ये रहा और केरल ये रहा, तो पूरा तमिलनाडु और केरल में भी इसका क्या होता है, उत्पादन हो जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड, मेघालय, तो मेघालय ये रहा बिल्कुल असम के पास में मेघालय, आंध्र प्रदेश भी है, और त्रिपुरा, और जो त्रिपुरा है जो फाइनली ये रहा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा, इन आदि राज्यों में क्या है, चाय उगाई जाती है, मतलब हिली एरियाज है ना, वहां पे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जा रहा है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया है, मतलब चीन हर जगह क्या हमसे पहले स्थान पर खड़ा हुआ है, फर्स्ट पे नंबर पे जो है हर जगह चीन है, सिर्फ एक दो जगह ब्राजील का नाम आया है, दूसरे कनाडा का नाम आया है, बाकी हर जगह चीन का ही नाम चल रहा है। अब आ जाते हैं कॉफी पे, जो जिनको चाय नहीं पीनी होती वो कॉफी पिए भैया। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, तो जो भारत की कॉफी है वो पूरी दुनिया में फेमस है, जैसे हमारे मसाले फेमस है, जैसे हमारे भारत के लोग फेमस है, ठीक है, हम तो पूरी दुनिया में वैसे ही फेमस है, तो हमारी कॉफी भी बहुत फेमस है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी, ठीक है, यमन एक देश है, वहां से लेकर आए थे अरेबिका किस्म की। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है, सबसे ज्यादा जो डिमांड है ना वो किसकी, अरेबिका कॉफी की ही होती है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्या बोला है, बाबा बुदन हिल्स, तो बाबा बुदन हिल्स आपको कर्नाटक में यहाँ पर से देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था क्या, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट का ही भाग है बाबा बुदन हिल्स, और नीलगिरी आपको केरला और तमिलनाडु के बिल्कुल बीच में देखने को मिलेगी। तो इसी वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये वाला जो ट्रिपल है, इसी में क्या हो रहा है, काम हो रहा है किसका, कॉफी का, और बाकी कहीं पर भी नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलें मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या आ जाता है, फल आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं, ये सभी क्या है, बागवानी फसलों में आ जाती हैं, हॉर्टिकल्चर में आ जाते हैं। सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। मन कर रहा है इस चीन को है ना काट ही दो हर जगह पहले स्थान पे, जनसंख्या में भी पहले पर है, सारी जगह पहले पर है, जनसंख्या में तो पहले पर रहने दो, ठीक है, पर बाकी दूसरी जगह तो भारत को प्रथम होना ही चाहिए। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। देखो पर भारत की बहुत अच्छी स्थिति, लोकेशन भारत को मिली हुई है, उष्ण और शीतोष्ण। तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई जो भारत की लोकेशन है वो क्या है, यहां से ये 0 डिग्री वाली है और ये 27 डिग्री वाली है। तो 27 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर ऊपर वाला भाग तो शीतोष्ण में चला गया और नीचे वाला भाग उष्ण उपोष्ण में चला गया। तो दोनों प्रकार के ही फल क्या है, उत्पादन कर सकता है भारत। ये कुछ फल हैं आप लोगों के लिए, खाइए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय करिए। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम फेमस है। तो ये आम है जो गर्मियों में बहुत आते हैं, ठीक है, आम की फ्रूटी भी आती है, आम का जूस भी बनता है, आम खाने में भी बहुत स्वाद आता है। मतलब ये वीडियोस तो जब आप देखोगे ना कृषि वाले, आपको भूख लगने लग जाएगी, अरे सर मुंह में पानी आ रहा है। नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे फेमस है, तो ये संतरे खाओ भैया। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले फेमस है, तो केले तो सब जगह देखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची फेमस है, ये रही लीची। तो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स आपके पास हैं, आप खाइए। मेघालय के अनानास, ये रहा अनानास। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर, आपके पास अंगूर भी हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। सेब भी आपने देख रखा होगा, नाशपाती भी आपने देख रखी होगी, ये खुबानी है, ये भी एक फल है खुबानी। और ये अखरोट, तो अखरोट बहुत अच्छे होते हैं और अखरोट तोड़ते समय क्या है, दांतों का टेस्ट हो जाता है, आपके दांत मजबूत है या नहीं है, आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है। हमारे टूथपेस्ट में सारे मिर्च मसाले हैं, ठीक है हमारे टूथपेस्ट में सारे मिर्च मसाले हैं, उसमें हल्दी भी है, उसमें मिर्ची भी है, उसमें काली मिर्च भी है, सभी है। हमारे में नमक नहीं है, हमारे में सब कुछ है। और जिनके में ना हो ना, वो सभी प्रकार के मसाले, जब टूथपेस्ट लगाते हो ना ब्रश पे, सारे मसाले डाल लिया करो और फिर करा करो। तो जो लोग पूछते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं है बोले। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। तो बहुत बढ़िया भैया, सब्जियों में तो सबसे ज्यादा उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू, सब में। अब आ जाते हैं अखाद्य फसलें। अभी तक जितना पढ़ाना वो सारी खाद्य फसलें थी, खाने पीने वाले सामान थे, खूब खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ, तो खाने पीने वाले सामान थी। अब जो हमें पढ़ना है वो अखाद्य फसलें हैं, जिनका क्या है, खाद से जुड़ा हो, खाने पीने से जुड़ी हुई नहीं है। सबसे पहले रबड़।
रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। तो देखो अब बात वापस, फिर मैंने बोला ना इस पे पूरा कॉन्सेप्ट ही टिका हुआ आपका। ये भूमध्य रेखा है, क्या बोला है, भूमध्य रेखा की विशेष फसल है। तो ये वाले जो इलाके जहां पे भूमध्य रेखा पर है, जो देश बसे हुए हैं भूमध्य रेखा पे, उनके लिए विशेष है। पर किस में बोई जा रही है, उष्ण और उपोष्ण वाले में, मतलब 23.5 डिग्री वाले के बीच में भी इसको विशेष परिस्थितियों में बो दिया जाता है, स्पेशल कंडीशंस लगा करके बो दिया जाता है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो बारिश कितनी हो, 200 सेंटीमीटर की बारिश हो, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। तापमान ज्यादा होगा तो बारिश खुद पे खुद ज्यादा होगी, तभी तो बोला है भूमध्य रेखा की जगह होगा, भूमध्य रेखा पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट जाएगी और ज्यादा तापमान बढ़ेगा। तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला भाग है, ठीक है, जिसे हम उष्ण उपोष्ण कटिबंध बोल रहे हैं, इस वाले भाग में वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बारिश तो होनी ही है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। तो रबड़ तो बहुत इंपॉर्टेंट माल है, ठीक है, जो कि उद्योग उसका यूज करते हैं और अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। जैसे ये आपको रबड़ का पेड़ दिखाया गया तो इसमें रबड़ इस्तेमाल हो रहा है। इसे मुख्य रूप से कहां कहां उगाया जाता है वो इसको अभी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। कहां पर बोला है भैया, केरल, ओके, तमिलनाडु, ये रहा हमारा तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये रहा। उसके बाद बोला है मेघालय, ये रहा मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है, तो गारो हिल्स है, ठीक है, तो वहां पे ये उगाया जाता है। तो ये सब आपको मैं मैप के थ्रू समझा रहा हूं कि कौन सा राज्य हमारे कहां पर है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब आ जाते हैं रेशेदार फसलें पे। रेशेदार फसल का मतलब है फाइबर क्रॉप्स, जिनमें फाइबर होता है, ऐसी क्रॉप जिनमें क्या हो, फाइबर हो, रेशे हो, धागे हो, धागे जो होते हैं ऐसे हो, तो उनमें क्या होता है, उन रेशेदारी फसलों के बारे में हमें पढ़ना है। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। कपास, कॉटन भैया हम सब जानते हैं, जूट के बारे में भी हमने सबने सुना है, सन और प्राकृतिक रेशम, ठीक है, जो सिल्क जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में सिल्क का नाम आपने सुना होगा, सिल्क। अब ये सन क्या है, ये सन है भैया हेम्प, इंग्लिश में से कहा जाता है हेम्प की क्रॉप। हेम्प ये है ना, ये हेम्प है, ये हेम्प की क्रॉप यहाँ पे दिखाई गई है आपको। तो हेम्प क्या है, हेम्प काफी जगह यूज होता है, टेक्सटाइल में, कपड़ा इंडस्ट्री में भी बहुत इस्तेमाल होता है, अलग अलग चीजों में आपको हेम्प का इस्तेमाल देखने को मिलता है, सन का इस्तेमाल देखने को पड़ता है। इसमें रेशे होते हैं, फाइबर्स इसमें भी होते हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। तो 3 जो है, कपास, जूट और सन, ये तो क्या है, पौधों से प्राप्त हो रही है, और जो रेशम है ये किससे, जानवर से प्राप्त हो रही है, कौन से रेशम के कीड़े के कोकून से। ये भी आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि किस प्रकार से हमें रेशम प्राप्त होता है। मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन सेरिकल्चर कहलाता है। ये मलबरी की पत्तियां है। अब देखो आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा बहुत अच्छे से समझ लो कि किस प्रकार से हमें रेशम वाला जो फाइबर है वो मिलता है। तो देखो क्या होता है, उसे इंग्लिश में कैटरपिलर कहा जाता है, ठीक है, और जो कैटरपिलर के जो फीमेल होती है वो क्या होता है, जन्म देती है, एक जो ले करती है तो जन्म देगी। ये जन्म जो दिया जाता है किस पे दिया जा रहा है, मलबरी, जो मलबरी की पत्तियां हैं, जो मलबरी लीव्स है, उन पे क्या होता है, ये जन्म दे दिया जाता है। जैसे कि मलबरी लीव्स है, इस पे क्या होगा, जो फीमेल मोथ है, जो फीमेल है सिल्क वाली, तो वो क्या होगी, इस पे जन्म दे देगी। जब इस पे जन्म दे देगी ना, तो क्या होगा, वो क्या है, धीरे धीरे इस पत्तियों को खाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे इस पत्तियों को खाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे वो खाते जाएंगे ना, वो पूरे उसको खा जाएंगे, खा करके क्या होगा, जब वो बड़े हो जाएंगे, जब तक उनको क्या है, पूरा पोषक तत्व नहीं मिल जाता, तब तक क्या है, वो इसमें रहते हैं। अब जो ये फेज है, ये क्या है, वो लार्वा बन गए, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गए वो। जब बड़े हो जाते हैं अब बड़े हो जाते हैं, फिर उनको क्या है, रेस्ट चाहिए। भैया पहले हमने जन्म लिया, फिर हमने खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद क्या है, इनको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पूरे अपने शरीर पे जो इनका बॉडी शेप होता है, सिल्क वॉर्म आपने देखा होगा, सिल्क वॉर्म का बॉडी शेप कुछ इस प्रकार से होता है, आगे की तरफ इसका मुंह होता है। तो क्या होता है, जब सिल्क वॉर्म जो होता है ना, जब वो रेस्ट कर रहा होता है, तो रेस्ट करने के लिए उसको क्या है, पूरा अपने तरफ कवर चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जैसे हम लोग भी मच्छरदानी लगा कर सोचते हैं, एक भी मच्छर नहीं काटना चाहिए, डिस्टर्बेंस होना ही नहीं चाहिए भैया, डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं है, सब चीजें चल जाएगी, नींद से कोई मजाक नहीं। तो रेस्ट इसको चाहिए। अब रेस्ट करने के लिए क्या करता है, अपने चारों तरफ एक कवर बनाता है। कैसे बनाता है, ये अपना को आपको चारों तरफ इसके अपनी खुद की गर्दन घुमाता है और चाटता है। जब ऐसे ऐसे करके चाटता है, तो इसके चारों तरफ क्या है, एक फाइबर निकलता है इसके मुंह से, ठीक है। ये जब चारों तरफ इसको खुद को पैक कर लेता है ना, तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं कोकून,
क्या बोलते हैं, कोकून इसे बोलते हैं। चारों तरफ इसने पैक कर लिया कोकून। अभी जो अंदर जब रेस्ट कर रहा है ना, तो ये रेस्ट वाला जो फेज है ना, ये अब धीरे 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 अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, एडल्ट होता जा रहा है, वयस्क बनता जा रहा है, बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इसका रेस्ट कंप्लीट होता जाएगा, इसकी नींद पूरी होती जाएगी, वैसे क्या करेगा, फिर एक दिन ये कोकून को तोड़ करके बाहर आ जाएगा। जैसे कि मान लो ये इसने कोकून बनाया था, और ये कौन है, सिल्क वॉर्म जो है, जब वो बड़ा हो गया पूरा, तो इसको तोड़ करके क्या है, वो बाहर आ जाएगा और वो बड़ा हो गया। अब जब इसको तोड़ करके बाहर आया, ये जो तोड़ा है कोकून, ये कोकून क्या है, फाइबर ही तो था, जो उसने क्या है, चारों तरफ अपने जीभ घुमा घुमा करके अपने पूरा एक कवर बना लिया था। वो कवर क्या है भैया, वो कोकून, वो फाइबर ही तो है। यही तो क्या है, रेशम है, सिल्क है। इसी सिल्क का फिर क्या है, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमें पूरा जो है प्रोसेस जो है रेशम का, मैंने आपको समझा दिया। और इसको जो बोला जाता है, इसे सेरीकल्चर बोला जाता है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। तो कपास सबसे ज्यादा कहां है, भारत में है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। तो जो भी सूती कपड़े बनते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कच्चा माल का इस्तेमाल होता है, वो कपास का, कॉटन का ही किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। कपास में भारत का कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में, कहां बोला है, दक्कन पठार के शुष्क भागों में, तो जो सूखे भाग है दक्कन पठार के, ये हमारा भारत है। यहाँ पे जो पठार है वो दक्कन पठार बोले जाते हैं, डेक्कन पठार प्लेट्यू बोले जाते हैं। जो उनका सूखा भाग है, उस सूखे वाले भागों में काली मिट्टी पे कपास का उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग ये तो संसाधन विकास में पढ़ चुके हैं। कपास कहाँ लगाया जाएगा, कैसे कपास, कैसे, काली मृदा। तो काली मृदा पर ही कपास उगाया जाता है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, किसको, कपास को लिए। हल्की वर्षा चाहिए या सिंचाई। 210 पाला रहित दिन, पाला रहित, पालर हमने पढ़ा था वर्षा जल में, पालर रहित दिन। तो क्या हो, 210 दिन ऐसे होने चाहिए जब क्या हो, बिल्कुल खिली हुई धूप हो, बारिश वारिश कुछ नहीं हो, ऐसा समय इसको चाहिए। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, अब आ जाते हैं अपने मैप पर, जो भी मैप में बताया वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। तो देखो ये बिल्कुल जो सब पास पास वाले बेल्ट बन रहा है। फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कपास के मुख्य उत्पादक। तो ये देखो पूरा बेल्ट, ये वाला पूरा बेल्ट बना हुआ है। इस जगह पे क्या होता है, कपास की मुख्य खेती होती है, मुख्यतः जो है दक्कन के पठार में होती है। अब आ जाते हैं जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन से रेशे को सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो भैया जूट को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो जूट का रेशा है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, और इसीलिए उसमें क्या है, गोल्डन फाइबर हम उसे कहते हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। तो बाढ़ का जो मैदान है, जहां से जल निकलता है, निकास होता है, उससे उर्वरक वाली मिट्टी, जब बाढ़ आती है ना, तो वो बहुत कुछ बहते हुए साथ मिलाती है, तो उसमें मिट्टी भी नहीं आती है, तो उस वाली मिट्टी में इसको उगाया जाता है। हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक है। कौन कौन से राज्यों का नाम इन्होंने लिया है भैया, पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल, उसके बाद बोला है बिहार, ये रहा बिहार, फिर बोला है असम, तो ये रहा असम हमारा, और फिर ओडिशा, तो ओडिशा ये रहा, और मेघालय का भी नाम है, तो ये मेघालय, ये भी आसपास का बेल्ट ही है। तो इस पूरे में क्या हो रहा है, जूट का मुख्य रूप से उत्पादन किया जा रहा है। इसका प्रयोग, जूट का प्रयोग कहां पर हो रहा है, बोरिया बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। तो सब आपकी देख हुई है, बोरिया, चटाइयां, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। इसकी उच्च लागत कारण और कृत्रिम रेशो कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की हो रही है। देखो अब क्या बोला, उच्च लागत। अब उच्च लागत को आप समझिएगा, एक बात समझिएगा, दो शब्द होते हैं, एक होता है कॉस्ट और एक होता है प्राइस। एक होती है कॉस्ट और एक होती है प्राइस। कॉस्ट का मतलब होता है लागत और प्राइस का मतलब होता है मूल्य, ठीक है। कॉस्ट का मतलब है लागत और प्राइस का मतलब है मूल्य। लागत का मतलब क्या है कि जब आप उसका उत्पादन कर रहे हो, जब आप उसका उत्पादन कर रहे हो, तो आपका जो खर्चा आया है ना, जो आपने खर्च करे हैं, वह क्या है, लागत।
वो क्या है, लागत है। जब आप जूट से बोरियां बना रहे हो तो बोरियां बनाने में उसमें कितना खर्चा आता है, जो भी खर्चा है वो सारी उसकी क्या है, लागत है। अब इस लागत में क्या होता है, इस लागत में जो भी उसमें खर्चा है वो हो जाएगा। उसके बाद जैसे अब टोटल जो लागत आई, जो कॉस्ट आई, जैसे मान लो कि 40 रुपए की कॉस्ट आई, अभी ये कॉस्ट आ गई, उसके बाद क्या होगा, 5 रुपए मालिक अपना प्रॉफिट जोड़ लेगा, 5 रुपए सरकार को टैक्स दे देगा, तो 50 हो गए। फिर ये जब छोटी छोटी दुकानों पे जाएगा तो एक एक रुपया भी वो जोड़ ले, मान लो 10 रुपए जोड़ती है तो 60 रुपए। इसकी जो लगने की लागत थी वो 40 थी और बिका कितने में, 60 में। जब ज्यादा लागत होगी, ज्यादा पैसा लगेगा तो बिकेगा भी ज्यादा में, ठीक है, ज्यादा लागत होगी तो बिकेगा भी ज्यादा में। तो लागत ज्यादा होने के कारण क्या, इसकी मांग कम है, क्योंकि इसकी जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा है, वैल्यू बहुत ज्यादा है। और भैया नाम ही सुनहरा है, फाइबर है, गोल्डन फाइबर है, तो सोने की कीमत है, कोई सस्ती थोड़ी है। तो इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 है उसे कंप्लीट करते हैं। आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपकी तरह वीडियो को फैला दीजिए, धमाधम 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 सब तक पहुंचाइए, सबको बताइए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर जाए तो मास्क लगाएं, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।